Hello everyone. Today we are going to discuss about colligative properties, the properties of solution which depends upon number of solute particles. तो सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका नेचर से कोई रिलेशन नहीं, वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे कि भाई सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर किसी भी वजह से चेंज होते हैं देन डेफिनेटली इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जो अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो चार हैं। सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मैं पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप पिछला वीडियो देख सकते हो, उसमें वेपर प्रेशर और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज एबुलियोस्कोपी। Third one is depression in freezing point, that is cryoscopy. And fourth one is osmotic pressure. तो सॉल्यूशन की चार प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर चेंज होता है तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू निश्चित रूप से चेंज होने वाली है। तो हम इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हम जानते हैं, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड ओवर लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम। अगर आपने कोई क्लोज कंटेनर लिया हुआ है, उस क्लोज कंटेनर में जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम सेट हो गया, उस सेटल्ड इक्विलिब्रियम पर वेपर्स उस लिक्विड के सरफेस पर कितना प्रेशर लगाती हैं, दैट प्रेशर इज वेपर प्रेशर। कोई लिक्विड है, वेपराइज हो रहा है, अगर कंटेनर क्लोज्ड है जिसके अंदर उसको हम गर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें कंडेंसेशन भी हो रहा होगा। जब इन दोनों की रेट्स इक्वल हो जाती हैं उस कंडीशन में वेपर्स जो है लिक्विड की, वो लिक्विड सरफेस पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, दैट इज वेपर प्रेशर, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब हुआ कि जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, अगर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने पर वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का, किसी भी सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज कितना हुआ, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं चीजों को। ये कोई लिक्विड है, इस लिक्विड्स की वेपर्स, ये क्लोज कंटेनर है, वेपराइजेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, इस लिक्विड की वेपर्स इस लिक्विड सरफेस पर कितना प्रेशर अप्लाई करती हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब मैं ये क्लोज कंटेनर ना लेकर के कोई खुला हुआ बर्तन लेता हूँ। हमने पढ़ा है कि लिक्विड है, गर्म करने पर वेपराइज होगा, उन वेपर्स को ऊपर जाने से रोकेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो वेपर्स हैं लिक्विड की, वो उल्टे इस लिक्विड के सरफेस पर ही प्रेशर लगाती है, वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। एक चीज़ अंडरस्टूड है कि जितना ज़्यादा ये लिक्विड वॉलेटाइल होगा उतनी ज़्यादा इसकी वेपर्स बनेंगी, जितनी ज़्यादा वेपर्स बनेंगी डेफिनेटली वो वेपर्स उस सरफेस पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगी। इट मीन्स वॉलेटिलिटी बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अब हमने क्या किया कि हमारे पास ये लिक्विड था, इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट का हमने मान लिया कितना है, P0 है। वाटर है अपने पास, प्योर वाटर, इसका वेपर प्रेशर कितना है, P0। हमने क्या किया, इस वाटर के अंदर हमने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया, सपोज सॉल्ट, सिंपल टेबल सॉल्ट हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया, दैट इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ऐसा कोई सॉलिड सॉल्यूट जो वेपराइज नहीं होता है उसको हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर पहले जब ये प्योर सॉल्वेंट था, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल वाज अवेलेबल फॉर वेपराइजेशन। अब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर मिक्स किया, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट खुद वेपराइज होगा नहीं,
इसके साथ अट्रैक्शंस बना करके इसको वेपराइज होने से रोकेगा। रिजल्ट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने पर इसकी वेपर्स कम बनेगी, और वेपर्स कम बनेगी तो वेपर प्रेशर निश्चित रूप से कम होगा। माना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कितना है, PS है। देन व्हाट वुड बी द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने पर वेपर प्रेशर कम हुआ, कितना कम हुआ? आराम से निकाल सकते हैं, P0 माइनस PS, दैट इज कॉल्ड डेल्टा P। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। प्योर सॉल्वेंट था, वेपर प्रेशर P0 था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया, मिक्स करने पर वेपर प्रेशर घट गया, घट करके हो गया कितना, PS। इनका जो डिफरेंस है वो बताएगा कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का रेशियो जो होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड दिस इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने पर वेपर प्रेशर की लोअरिंग और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कोलिगेटिव। बच्चों बात आती है कि इस रिलेशन को एक्सप्लेन कहां से किया जाए। ये रिलेशन एक्सप्लेन होता है राउल्ट्स लॉ से। याद रखेंगे, ये आपके सामने है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसका फॉर्मूला है। अब इसको आगे डिराइव करेंगे अपन राउल्ट लॉ यूज करके। राउल्ट लॉ की कंडीशंस को सुने। सबसे पहली कंडीशन, अपने पास ये कोई लिक्विड है A, ये कोई लिक्विड है B, एंड द केस इज बोथ द लिक्विड्स आर वॉलेटाइल, दोनों वेपराइज हो सकते। मैंने इस A का जो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर था वो लिया PA0, B का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर लिया दैट इज PB0। ये लिक्विड है, ये लिक्विड B, इनकी प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर सकते हैं। अब मैंने इस A और B को मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया। ये जो सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को कंटेन करता है, तो डेफिनेटली जब मैं इसको गर्म करूंगा तो वेपर्स A की भी बनेंगी और वेपर्स B की भी बनेगी, दोनों की बनेगी। इसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा P टोटल दैट विल बी इक्वल्स टू PA प्लस PB, पार्शियल वेपर प्रेशर्स के सम के इक्वल रहेगा। अब बात आती है कि इस सॉल्यूशन के अंदर A और B के जो पार्शियल वेपर प्रेशर्स हैं वो कितने होंगे। कॉमन सेंस की छोटी सी चीज है कि अगर A और B में से एक तो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि कौन सा वॉलेटाइल ज्यादा है, दूसरा इस पर डिपेंड करेगा कि अमाउंट किसका ज्यादा है। सपोज A के अपने पास 2 मोल्स हैं और B के 5 मोल्स हैं, तो जो वेपर्स बन रहे होंगे उनमें डेफिनेटली अमाउंट किसका ज्यादा रहेगा, B का रहेगा, तो B का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा रहेगा। इस हिसाब से जो इस सॉल्यूशन के अंदर A का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा दैट विल डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A, एंड B का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा दैट विल डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B। प्रपोजल हटा के कांस्टेंट लगाएं, देन PA इक्वल्स टू PA0 XA एंड PB इक्वल्स टू PB0 XB। ये वैल्यू रहेगी पार्शियल वेपर प्रेशर्स की A और B के लिए सॉल्यूशन में। अगली चीज P टोटल की वैल्यू आ रही है PA प्लस PB। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ A एंड B। और A और B के पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू अपने सामने है, ये रही। इनको उठा करके पुट करेंगे, देन P टोटल इक्वल्स टू PA0 XA प्लस PB0 XB। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं मोल फ्रैक्शन को, सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स को और वेपर प्रेशर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप उसको एक बार देख लेंगे, ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी।
ये टोटल वेपर प्रेशर हो गया वो सॉल्यूशन का जिसमें दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। वी आर स्टडीइंग राउल्ट्स लॉ फॉर टू वॉलेटाइल लिक्विड्स नाउ। P total is the total vapor pressure of the solution. PA0 and PB0 are vapor pressures of A and B in pure state, and X and XB are mole fractions of A and B. अब एक चीज आप जानते हैं ना, that XA plus XB is equal to 1. Sum of mole fractions in any solution is always 1. Then value of XA will be 1 minus XB. XA की वैल्यू होगी 1 माइनस XB। इक्वेशन में पुट करिए, XA की जगह में क्या रख दूंगा 1 माइनस XB। देन P टोटल इक्वल्स टू PA0 1 माइनस XB प्लस PB0 XB। मल्टीप्लाई करिए इसका, देन P टोटल इक्वल्स टू PA0 माइनस PA0 XB प्लस PB0 XB। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? XB इज कॉमन, XB PB0 माइनस PA0। ये जो राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन है, इट इज फॉर टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का हमने सॉल्यूशन बनाया है, उसके लिए ये इक्वेशन है। और ये इक्वेशन जो है ये एक चीज और इंडिकेट कर रहा है दैट टोटल वेपर प्रेशर of a solution of two volatile liquids can be related to mole fraction of any one component only। आप केवल B के mole fraction का यूज करके टोटल वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। दैट इज राउल्ट लॉ फॉर टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। अगर आपके बोर्ड्स एग्जाम में या फिर कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है तो इसी ये फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड या इसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ लेगा दैट एक्सप्लेन राउल्ट लॉ फॉर टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में अपन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं, तो मैं इस राउल्ट लॉ को चेंज करता हूँ। ये राउल्ट लॉ हो गया किसके लिए? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। दो वॉलेटाइल लिक्विड हैं ए और बी, दोनों वेपराइज होते हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए राउल्ट लॉ आपके सामने था। अब ये आपका सॉल्वेंट है, कंसंट्रेशन से सुनिएगा एक एक चीज को। ये सॉल्वेंट है, इसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है P0। पानी है सपोज, इसका वेपर प्रेशर कितना है P0। मैं इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देता हूं। ऐसा कोई सॉलिड सॉल्यूट मैंने मिक्स कर दिया जो वेपराइज नहीं होता, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब मैं इसके अंदर मिक्स करूंगा तो इसको मिक्स करने पर ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। यहाँ पर ये प्योर सॉल्वेंट था, यहाँ पर ये अब क्या बन गया? सॉल्यूशन, क्योंकि हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर मिक्स कर दिया। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है सपोज PS। ज्यादा कौन सा रहेगा इनमें से? हम जानते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने पर वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो P0 ज्यादा रहेगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसका वेपर प्रेशर कितना है? PS। मैं राउल्ट लॉ समझना है यहाँ पे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सॉल्यूशन के लिए इसका वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर अलग रहेगा। इस सॉल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर रहेगा वो किसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा? आप एक ही सोचें कि प्योर सॉल्वेंट का इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल वेपराइज हो सकते थे, लेकिन जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बना जिसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो कुछ भी वेपराइज हो सकता है वो केवल कौन होगा? सॉल्वेंट। इट मींस PS vapor pressure of solution of non-volatile solute will be directly proportional to mole fraction of solvent only। इस चीज को समझ लीजिए आप। प्योर सॉल्वेंट मेरे पास था, उसका वेपर प्रेशर मैं P0 मान करके चल रहा हूँ। मैंने इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होकर के PS रहेगा। अब ये जो इस नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा ये केवल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। सॉल्यूट का कहीं कोई रोल ही नहीं है वेपर प्रेशर के अंदर, क्योंकि वो वेपराइज नहीं होता, नॉन वॉलेटाइल। PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X सॉल्वेंट। यहाँ प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे P0 एंड
एक्स सॉल्वेंट, पी नॉट को इधर ले आइए, पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स सॉल्वेंट। यहाँ पे अपने पास रिलेशन है पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स सॉल्वेंट। दोनों साइड्स को 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट। इसको 1 में से माइनस किया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है। अगर 1 में से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एंड पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब क्या हुआ, मतलब किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट के सॉल्यूशन के लिए जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, निकाला था अपन ने थोड़ी देर पहले, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालें। कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर दो चीज हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। माना सॉल्यूट का मास है W नॉट और मोलर मास है M नॉट, सॉल्वेंट का मास है W और मोलर मास है M। सॉल्यूट के मोल्स हैं XA, मोल फ्रैक्शन सॉरी, या M मोल्स ले लें NA, और सॉल्वेंट के मोल्स हैं कितने, NB। सॉल्यूट मास अपॉन मोलर मास करके मोल्स निकाल लेंगे, सॉल्यूट कितने हो गए, मास अपॉन मोलर मास करके मोल्स निकाल लेंगे, किसके हो गए, सॉल्वेंट के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू क्या होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हमने क्या लिया, कोई सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास W नॉट, मोलर मास M नॉट, मोल्स Na, तो ये W नॉट अपॉन M नॉट करके निकलेंगे, ये W अपॉन M करके निकलेंगे सॉल्वेंट के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू होगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपका कोई वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली डाइल्यूट है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसके लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इसको नहीं मान सकते, जीरो हो जाएगा। इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्स सॉल्यूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू पुट कर दीजिए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट की वैल्यू क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, W नॉट अपॉन M नॉट, और सॉल्वेंट के W अपॉन M। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर निकल कर क्या आ जाएगा फाइनली, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू W नॉट M ओवर M नॉट W। It is the final equation for first colligative property, that is relative lowering in vapor pressure। बच्चों P नॉट यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, PS उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिक्स किया हुआ है, W नॉट मास ऑफ सॉल्यूट है, M मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, M नॉट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, एंड W इज मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस फॉर्मूले में टोटल आप देख सकते हैं 6 चीजें हैं, P नॉट, PS, W नॉट, M नॉट, M एंड W। इन 6 में से आपको वो 5 चीजें दे करके कोई एक चीज पूछेगा, आप दूसरी चीज देख लें, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब है मोल्स पर डिपेंड करती है, मोल्स का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है।
इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला आपके सामने है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके पूछे जाते हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपकी एनसीईआरटी जो है उसके अंदर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंस का है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी खत्म होती है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर जब हमने पढ़ा था तो वेपर प्रेशर में हमने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पढ़ा सबसे पहले। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर फॉर एन लिक्विड एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के लिए वो टेम्परेचर है जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसको बैलेंस कर देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लिक्विड है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर P0 है, प्योर सॉल्वेंट है, इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, P0। ऊपर से हर चीज पर एक प्रेशर हमेशा लगता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर है। ये लिक्विड है, वेपराइज होगा, वेपर्स ऊपर जाएंगी, इनको ऊपर जाने से रोकेगा कौन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मींस वेपर प्रेशर जो लगता है किसी भी ओपन कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है उस पर जो वेपर प्रेशर लगता है, उस वेपर प्रेशर के पीछे वजह एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लिक्विड है, वेपराइज होगा, वेपर्स ऊपर जाना चाहती है लेकिन इन वेपर्स को ऊपर जाने से रोकेगा कौन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वजह से ये लिक्विड उल्टा, जो वेपर्स हैं वो उल्टा उस लिक्विड के सरफेस पर ही प्रेशर लगाने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये लिक्विड तब तक बॉयल नहीं हो सकता जब तक इसकी वेपर्स का प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पर कोई भी लिक्विड बॉयल क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि उसकी वेपर्स में इतनी ताकत आ गई कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बराबर करके ऊपर उछल कूद कर सकती है। लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर्स बने। इंपॉर्टेंट चीज सुने, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर कैसे डिपेंड करती है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो समझिए। एक बार मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वैसे ही मान रहा हूं, सपोज 100 होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 100। मैं मान रहा हूं वैसे ही, सपोज 100 होता है वैसे विदाउट लिमिट। ये प्योर लिक्विड है, पानी है, इसका वेपर प्रेशर है सपोज 40। अगर मैं इस लिक्विड को बॉईल करना चाहता हूँ तो मुझे गर्म करके इसके वेपर प्रेशर में कितना इंक्रीमेंट करना है, 60 का। और ये जो 60 का इंक्रीमेंट है ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हो जाता है अगर ये पानी है, तो वाटर के लिए इंक्रीमेंट हो जाता है। अब अगला केस सुनो, मैं इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देता हूं। वाटर जिसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर 40 था, उसको मुझे गर्म करके वेपराइज करना था, 100 तक उसका वेपर प्रेशर पहुंचाना था, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मान रहा हूं, वो काम हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करता हूं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब मैं मिक्स करूंगा इसके अंदर, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने पर वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने पर वेपर प्रेशर घट करके सपोज कितना रह गया, 30, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने पर वेपर प्रेशर में क्या हुई, लोअरिंग, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बताइए इस डिक्रीज वेपर प्रेशर को अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है, then definitely the solution needs to be heated more, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। ये काम हुआ सपोज 102 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसके अंदर और ज़्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया, और ज़्यादा मिला दिया।
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में और ज़्यादा मिक्स करूंगा तो वेपर प्रेशर इसका और घट जाएगा, और वेपर प्रेशर और घट जाएगा, यानी वेपर प्रेशर की और लोअरिंग हो जाएगी। तो उस और ज़्यादा डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए मुझे सॉल्यूशन को और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तो ये घटना डेफिनेटली पहले से ज़्यादा टेम्परेचर पर होगी। इसका अर्थ क्या है? किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने पर उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, और उस डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर को, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। अब उस डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए सॉल्यूशन को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। इट मीन्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जितनी ज़्यादा होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा। मैं प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मान करके चल रहा हूँ TB नॉट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना मान के चल रहा हूँ TB नॉट। इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर पहले या दूसरे केस में किसी में भी जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का उसको मैं मान रहा हूँ TS। तो बताइए डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? इट विल बी TS माइनस TB नॉट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है? फॉर्मूले से तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कॉमन सेंस से समझ लें आप। जब मैंने कम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया तो वेपर प्रेशर की लोअरिंग कम हुई, और वेपर प्रेशर की लोअरिंग कम हुई तो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन भी कितना हुआ? केवल 2 डिग्री सेल्सियस। मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में मिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर की लोअरिंग जो है वो और ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा लोअरिंग हो गई तो उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन ज़्यादा होगा, अब 4 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स जितना ज़्यादा अमाउंट में, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के हम डिसॉल्व करते हैं, वेपर प्रेशर की उतनी लोअरिंग हो जाती है, और वेपर प्रेशर की जितनी लोअरिंग होगी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का उतना ही ज़्यादा। अगर आपको एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसके बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दीजिए, दैट इज डेल्टा TB। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा आपके लिए डिस्क्रिप्शन में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उससे अपन डिराइव करते हैं, लेकिन इस चीज को समझते हुए अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। डेल्टा P इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड डेल्टा TB इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जितनी ज्यादा वेपर प्रेशर की लोअरिंग होगी, डेल्टा P जितना ज़्यादा होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जितनी ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये एक सिंपल सा रिलेशन अपने साथ। अब इस रिलेशन से अपन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए कैसे करते हैं, ये रिलेशन आप ध्यान रखें, आपको समझ में आ गया होगा। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और डिक्रीज वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए सॉल्यूशन को ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। कितना ज़्यादा गर्म करना पड़ा, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। We have a relation delta TB is directly proportional to delta P. Delta TB is elevation in boiling point and delta P is lowering in vapor pressure. हमने पढ़ाया ना राउल्स लॉ में P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू W नॉट M ओवर M नॉट W। पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है। P नॉट माइनस PS क्या होता है? डेल्टा P। तो डेल्टा P की वैल्यू क्या हो गई? P नॉट W नॉट M ओवर M नॉट W। ये डेल्टा P की वैल्यू है, इस इक्वेशन में ले जाकर पुट करें। डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, सॉरी डेल्टा P की जगह P नॉट W नॉट M ओवर M नॉट W। मैं राउल्स लॉ का यूज करते हुए डिराइव कर रहा हूं आपका रिलेशन, किसके लिए? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो डेल्टा TB की
डेल्टा टी यहाँ पर के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, पी नॉट किसी भी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, एंड एम इज द मोलर मास ऑफ एनी सॉल्वेंट, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए उसका मोलर मास भी कांस्टेंट होता है। जो तीन मैंने अंडरलाइन किए तीनों को मैं रिप्लेस करता हूँ एक दूसरे कांस्टेंट से, दैट इज कैपिटल के। इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के से मैं तीनों को रिप्लेस कर देता हूँ। तो उस कंडीशन में इक्वेशन बनकर क्या आएगा, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू, इन तीनों को हटाया, के लगाया इसकी जगह, देन के डब्ल्यू नॉट ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, एम नॉट डब्ल्यू। अगर मैं ये मानूं डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट मीन मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 ग्राम, तो डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट 1 हो जाए, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 हो जाए और मास ऑफ सॉल्वेंट भी कितना हो जाए, 1 ग्राम हो जाए। उस केस में डेल्टा टी बी किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर। यहाँ से मैं कैपिटल के यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकता। अगर मैंने माना हुआ है कि डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट जो है वो 1 मोल है और डब्ल्यू आपका 1 ग्राम है, डेल्टा टी बी के बराबर हो गया। इट मींस दैट के बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के उस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बराबर है जब 1 मोल सॉल्यूट को 1 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया हो। दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, कर नहीं सकते आप। तो हमने अगला क्या माना, के की डेफिनेशन तो अपन यहाँ से दे सकते हैं लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हमने डब्ल्यू ऑफ 1 ग्राम की जगह कितना ले लिया, 1000 ग्राम। देन डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के ओवर 1000, डब्ल्यू नॉट अपन एम नॉट तो 1 मोल हो गया, डब्ल्यू 1000 ग्राम है, तो डेल्टा टी बी की वैल्यू हो जाएगी के ओवर 1000। इस के ओवर 1000 को बोलते हैं अपन के बी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम मींस 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। तो ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी को अपन बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। जब के ओवर 1000 की वैल्यू केबी है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 1000 केबी। इस के की वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जो के की वैल्यू आई है 1000 केबी, इस के की वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। देन डेल्टा टीबी इक्वल्स टू 1000 केबी डब्ल्यू नॉट ओवर एम नॉट डब्ल्यू। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकालना है तो उसके लिए आपको 4 चीजें चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, W मास ऑफ सॉल्वेंट एट Kb। वाटर के लिए जो Kb होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। वाटर का याद रखना है, और किसी सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू जो होगी वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और ऊपर 1000, ये फॉर्मूला है मोलरिटी का। देन डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू मोलरिटी। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन है देन आप उस मोलरिटी को केबी से मल्टीप्लाई करें, सीधा सीधा क्या निकल आएगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। याद रखें यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकलता है और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीएस माइनस टीबी नॉट। अगर आपसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है तो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में इस बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन को आप जोड़ करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपका डेरिवेशन है किसके लिए, फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो आपकी सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है।
तो आप के पी डब्ल्यू नॉट एम नॉट और डब्ल्यू एम की मदद से या फिर सीधे सीधे मोलरिटी से के बी को मल्टीप्लाई करके बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फाइंड कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन। बात समझें इसके एप्लीकेशंस की, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। फॉर्मूला आपके सामने है, डेरिवेशन में एक्सप्लेन कर चुका, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करने पर क्या इफेक्ट हुआ, उसकी वजह से क्यों बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ, वेपर प्रेशर डाउन क्यों होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल यूज। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। एक छोटा सा सवाल, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है हाई एल्टीट्यूड पर, दोनों जगह मैं वाटर को बॉईल करता हूं, बताइए पानी जल्दी कहां बॉईल होगा? डेफिनेटली ये हायर एल्टीट्यूड्स पर आसानी से बॉईल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोअर एल्टीट्यूड्स है उन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है उसको बैलेंस करने के लिए उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, जबकि हायर एल्टीट्यूड्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम रहेगी, और हायर एल्टीट्यूड्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसलिए इस लिक्विड को जल्दी गर्म करके इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाया जा सकता है। तो जो हायर एल्टीट्यूड्स हैं उन पर पानी या कोई भी लिक्विड जल्दी बॉयल होने की वजह क्या है? सिंपल सी वजह है कि उन जगहों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती है। उस कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बराबर करने के लिए आप लोअर टेम्परेचर को उसको अटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज, प्रेशर कुकर के अंदर खाना पकाते हैं, क्यों? वजह क्या है उसके पीछे? प्रेशर कुकर यूज क्यों किया जाता है? आप इसके अंदर लिक्विड को भर के गर्म कर रहे हैं, ये लिक्विड बॉयल तब होगा जब इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं, अब उस ढक्कन के प्रेशर को बैलेंस कर देगा। आपने ढक्कन को टेढ़ा करके इसके अंदर घुसाया है और सेट करके और वो लॉक कर दिया उसको, अब इन वेपर्स का प्रेशर इस ढक्कन को हटा नहीं सकता, बैलेंस नहीं कर सकता, तो ये जो लिक्विड है ये बॉयल नहीं होगा, ये बहुत हाई टेम्परेचर तक चला जाएगा। जैसे ये पानी अगर आपने बाहर रखा होता तो बाहर ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर बैलेंस कर देता है। अब क्योंकि यहाँ मुकाबला एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नहीं है, यहाँ मुकाबला है ढक्कन से, और इस ढक्कन को आपने लॉक किया हुआ है, तो इस ढक्कन के प्रेशर को, इस ढक्कन को हटाने की ताकत ये वेपर्स नहीं जुटा पाते, तब तक ये बॉयल नहीं होगा। रिजल्ट क्या रहता है? रिजल्ट ये रहता है कि प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी है, जो लिक्विड है, वो बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म हो जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी गलता है, पकता नहीं। ये ध्यान रखें। दाल बनाते हैं जैसे प्रेशर कुकर के अंदर, तो वो दाल पकती नहीं है, टेम्परेचर पर धीरे धीरे गर्म नहीं होती, हाई टेम्परेचर पर उसको गला दिया जाता है बहुत इंस्टेंटली। तो खाना जल्दी पकने की वजह क्या है? वजह है उसका ढक्कन, जिसने इतना प्रेशर उन वेपर्स के ऊपर लगाया हुआ है जिसको वो वेपर्स बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। रिजल्ट वो लगातार गर्म होता जाएगा और हाई टेम्परेचर की वजह से खाना आपका जल्दी तैयार होगा। सीटी लगी होती है प्रेशर कुकर में, जब लिमिट हो जाए इतनी कि लिक्विड की वेपर्स इतनी ज़्यादा हो गई कि वो ब्लास्ट हो सकता है, तो उस लिमिट के लिए सीटी लगी रहती है। तो भाई बहुत ज़्यादा जब प्रेशर हो तो इसमें से कुछ जो आपकी वेपर्स हैं वो बाहर निकल जाए, जिससे प्रेशर थोड़ा मेंटेन रहे। तो प्रेशर कुकर में भी वही वजह है, ऊपर का प्रेशर है, वेपर्स का प्रेशर है, बैलेंस नहीं होंगे, जब तक तब तक बॉयल नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। एटमॉस्फेयर नहीं है आपके स्पेस के अंदर, इसलिए वहाँ लिक्विड का कोई बॉइलिंग पॉइंट होता ही नहीं। वहाँ लिक्विड हमेशा पार्टिकल्स में या वेपर फेज में ही रहेगा, वहाँ कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है तो कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं। अगली चीज़ आपने देखा होगा, जनरली घरों पे खाना पकाते टाइम जब दाल बनाते हैं तो दाल बनाते टाइम पहले नमक डाल देते हैं पानी के अंदर, मतलब उसको जब गर्म कर रहे होते हैं, बॉईल कर रहे होते हैं, तभी नमक डाल दिया। सादे पानी के अंदर आप दाल को गर्म करें और एक नमक मिले हुए पानी के अंदर गर्म करें तो दाल जो है वो आसानी से नमक मिले हुए पानी में पकती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर सिंपल वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने उसके अंदर सॉल्ट मिक्स किया हुआ है तो नमक आपके डिसॉल्व करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया आपने, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उस पानी के वेपर प्रेशर को कम कर देगा, और पानी का वेपर प्रेशर जब कम हो जाएगा तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। इट मीन्स
नमक मिला हुआ जो पानी है वो 100 से ऊपर टेम्परेचर पे आपका जाकर के बॉयल होगा, तो उसके अंदर दाल जो है वो आसानी से गल जाती है। ये कुछ एक एप्लीकेशन है बॉइलिंग पॉइंट के। आगे सुने तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्रायोस्कोपी। ये है क्या, ये समझ लें। डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर है जैसा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का। मैं फॉर्मूला सबसे पहले लिख देता हूँ, बात खत्म कर देता हूँ। वहां आपने डेल्टा टी भी लिखा था, यहाँ लिखेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू 1000 के एफ डब्ल्यू नॉट ओवर एम नॉट डब्ल्यू। आप देख सकते हैं फॉर्मूले में सिर्फ इतना चेंज किया है मैंने कि जहां जहां पर बी था उसकी जगह पे एफ लगा दिया। W नॉट ओवर M नॉट W 1000 ये फॉर्मूला मोलैलिटी का है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। देन डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इनटू मोलैलिटी। और वाटर के लिए जो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसके लिए KF की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो फॉर्मूला तो ये है न्यूमेरिकल्स के लिए। डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर है जैसा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का। डेरिवेशन में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। बाकी समझ लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए तो काम खत्म हो गया अपना, वही सेम डेरिवेशन है। डेल्टा टीबी की जगह डेल्टा टीएफ। हाँ, एक चीज और ध्यान रखने की यहाँ पर, क्या सुनिए, ये कोई लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर मैं मान करके चल रहा हूँ 40, अज्यूम कर रहा हूँ, वैसे ही मान के चल रहा हूँ। इसका वेपर प्रेशर कितना है 40। ये इसकी सॉलिड फेज है, इसका वेपर प्रेशर मैं मान के चल रहा हूँ 5, वैसे ही मान रहा हूँ मनगढ़ंत। प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है, इसका वेपर प्रेशर 40 है। ये इसकी सॉलिड फेज है, इसका वेपर प्रेशर मैंने मान लिया कितना 5 है। जब मैं इसको ठंडा करता हूँ, फ्रिज के अंदर रखता हूँ, ठंडा करता हूँ, तो ठंडा करने पर इसका वेपर प्रेशर घटता है। और जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर घट करके 40 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तब ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट की आ गई अपने पास। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है किसी लिक्विड के लिए जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, तो वो लिक्विड फ्रीज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड फ्रीज होकर के सॉलिड में कन्वर्ट होगा वो टेम्परेचर उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है। बात करें डिप्रेशन की, डिप्रेशन क्यों है? आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मिक्स करेंगे आप, तो मिक्स करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, इसका भी डिक्रीज होगा, एज वेल एज इसकी सॉलिड फेज जो बनेगी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने के बाद उसका भी डिक्रीज होगा। अगर ये 5 0 पर अटेन हो रहा है तो 5 से कम वाला 0 से भी कम पर -1.2 या कुछ ऐसा ही उस पर जाकर के अटेन। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करें, पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन अच्छे से समझ लिया आपने। वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है फॉर लिक्विड फेज एज वेल एज फॉर सॉलिड फेज। और उस डिक्रीज वेपर प्रेशर को अटेन करने के लिए आपको उस लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है। कितना ज़्यादा ठंडा करना पड़ा, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। निकलेगा कैसे डेल्टा टीएफ? अब यहाँ पर ज़्यादा किसका रहता है? यहाँ पर ज़्यादा रहता है प्योर सॉल्वेंट का। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो इसका डेल्टा टीएफ जो निकलेगा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, उसकी वैल्यू निकलेगी TF0 - TS। प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन हुआ। और उस फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन को फाइंड करने के लिए ये अपने पास है फॉर्मूला।
KF की वैल्यू वाटर के लिए याद रखनी है आपको, KB जो है वाटर के लिए वो 0.52 था और KF जो है वो 1.86 है। इसके अलावा और कोई सॉल्वेंट अगर होता है तो उसके लिए वैल्यू गिवन होगी आपके इन फॉर्मूलेज पर बेस्ड। जो आपकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा आपका वॉल्यूम बाय डेरिवेशन और तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके NCERT में हैं और आपकी जो रेफरेंस बुक है उनके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से सॉल्व करके देखें। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे पहले कुछ टर्म को समझें। एक टर्म है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स तब तक कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं जब तक उनकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं हो जाती, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आपने कमरे में अगरबत्ती जलाई, थोड़ी देर में पूरे कमरे में खुशबू फैल जाएगी, क्यों? डिफ्यूजन की वजह से। आपने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल पानी के अंदर डाला, थोड़ी देर में पूरा जो पानी है वो पिंक वॉयलेट हो जाएगा, रीजन डिफ्यूजन की वजह से। फ्री फ्लो ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसी कोई मेम्ब्रेन जिसमें होकर के सॉल्वेंट पार्टिकल्स का पासेस अलाउड होता है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से उधर जा सकते हैं लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स का पासेस अलाउड नहीं है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे पिग ब्लैडर मेम्ब्रेन है, सेलोफेन है, आपके स्किन है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है आपने नाम सुना होगा इसका पहले भी। ऑस्मोसिस का मतलब क्या, मैं दो सिंपल से एग्जांपल्स लेकर के इसको बता रहा हूँ आपको। आपने एक रेजिन, एक किशमिश लेकर के पानी में डाली और उसको पूरी रात के लिए छोड़ दिया। पानी के अंदर आपने किशमिश डाली और उसको पूरी रात के लिए छोड़ दिया। सुबह आपको क्या मिलेगा? सुबह आपको मिलेगा ये किशमिश स्वेल हो चुकी होगी, मोटी हो जाएगी। स्वेल क्यों हुई? क्योंकि पानी इसके अंदर चला। ये जो किशमिश की मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। इसमें होकर के सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर जा सकते हैं लेकिन सॉल्यूट इधर उधर नहीं हो सकता। आपने किशमिश ली, सॉल्वेंट का अमाउंट किशमिश के अंदर कम था, बाहर ज्यादा था। किसी भी लिक्विड में एक टेंडेंसी होती है कि जब लोअर एंड हायर कंसंट्रेशन वाले लिक्विड्स किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड हों तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मूव करने लगता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डेफिनेशन इसकी कई तरह से दी जाती है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन रीजन से हाई कंसंट्रेशन रीजन में जाता है या सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, सीधी बात याद रखें। सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मूव करता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मूव करता है, जो लो कंसंट्रेशन का जोन है वहां से हाई कंसंट्रेशन जोन में जाता है। सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मूव करता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। शुगर सॉल्यूशन है, उस शुगर सॉल्यूशन के अंदर आप अंगूर छोड़ दें, चाशनी है आपके पास, उसके अंदर आप अंगूर डाल दें, ये अंगूर का क्या होगा भाई? अंगूर पिचक जाएगा, पानी इसमें से बाहर निकल आएगा। ये प्रोसेस भी ऑस्मोसिस ही है। यहाँ पे लो कंसंट्रेशन का जोन अंदर है और हाई कंसंट्रेशन का जोन बाहर है, क्योंकि आपने अंगूर को चाशनी के अंदर पटका होगा, तो ये जो है वो पिचक जाएगा, ये स्वेल हो जाएगी। दोनों की वजह है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का सीधा सा अर्थ है आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया हुआ है, देन सॉल्वेंट पार्टिकल्स स्टार्ट टू मूव इनटू सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। It means that osmosis is the process through which a solvent moves into solution through a semi-permeable membrane. Osmosis की definition हुई। अब बात आती है osmotic pressure।
जब तक ऑस्मोसिस नहीं होगा, जब तक ऑस्मोसिस नहीं होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या चीज? सुनिए, आपने इस किशमिश को पानी के अंदर डाल करके रखा था और आपने सुबह देखा कि स्वेल हो चुकी थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमने एक रात उसको छोड़ करके रखा तो इतनी स्वेल हुई, इतनी 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 बहुत ज़्यादा स्वेल होती चली जाए? एक लिमिट है, वहाँ तक स्वेल होती है, उसके बाद बंद हो जाए। इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स जब इसके अंदर एंटर करते हैं इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ये स्वेल होती है, लेकिन एक लिमिट तक होती है, उसके बाद इसका स्वेल होना बंद हो जाता है। अब वो लिमिट क्या है? वो लिमिट डिसाइड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ये किशमिश पिचकी थी तो इसके अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं थे, ना के बराबर थे, तो अंदर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर पानी भरा, पानी भरने पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जा चुके हैं, वो अंदर जा चुके वाटर मॉलिक्यूल्स अब उल्टा उसकी सरफेस पर क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। ये ठीक वैसे ही है, बैलून है, पिचका हुआ है, कहीं कोई प्रेशर नहीं है उसमें। आपने उसके अंदर हवा भर दी तो हवा भरने पर उसकी जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन स्ट्रेच हो जाती है, उस पर प्रेशर लगता है। ऐसे ही आप इसको समझें, जब ये पिचकी हुई थी तो इस पर कोई प्रेशर नहीं था। जब ये पानी भरने के बाद स्वेल हो गई तो इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ से इसकी वॉल्स पे प्रेशर लगाएंगे और ये प्रेशर इन वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर आने से रोकेगा। इट मीन्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स का अंदर आना या इस किशमिश का स्वेल होना कब रुकेगा? तब रुकेगा जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आने के लिए लगने वाले प्रेशर को बैलेंस कर दे। मतलब क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर अराइजेस ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से आता है और इसका काम होता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस को बंद करना। ऑस्मोटिक प्रेशर अराइजेस ड्यू टू ऑस्मोसिस और इसका काम क्या है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना, ऑस्मोसिस को बंद करना। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए अपन पहले इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्या करते हैं? थिसल फनल लेते हैं। समझ लें इसको थोड़ा सा। उस थिसल फनल के मुंह पे अपन ने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बांधी हुई होती है, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन भर लेते हैं, इसका लेवल नोट कर लेते हैं और इसको सस्पेंड कर देते हैं एक वाटर बीकर में। ये आपका थिसल फनल है जिसके माउथ पर एसपीएम है, शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है और पानी के अंदर हमने इसको लटका रखा। जब इसको लटका के रखते हैं तो क्या देखते हैं अपन के थोड़ी देर बाद यहाँ जो लेवल है वो राइज होकर के यहाँ तक पहुंच जाता है। इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर गए, ऑस्मोसिस हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद जाकर के लेवल कांस्टेंट हो जाता है। और जब ये लेवल कांस्टेंट होता है उसका अर्थ क्या है कि इस लिक्विड कॉलम का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसने इन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आने वाले प्रेशर को बैलेंस कर दिया, ऑस्मोसिस बंद हो गया। ऑस्मोसिस की वजह से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बना और ये ऑस्मोटिक प्रेशर ही ऑस्मोसिस को रोकने का काम। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर कैलकुलेशन निकालें। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है HdG। यहाँ पर H है हाइट ऑफ द लिक्विड ट्रेवल्ड इन लिक्विड कॉलम, ये H ये हाइट है। D इज डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड G इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला पाई इक्वल्स टू HdG ऑस्मोसिस का आपने पहले पढ़ा होगा। अब बात करें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को रिलेट करने। हमने पढ़ा है कि जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाई V इक्वल्स टू nRT, पाई इक्वल्स टू n अपॉन V RT, n upon V number of moles in unit volume of solution, that is called concentration, CRT. Molar concentration R gas constant और T is absolute temperature. इससे आप पाई निकाल सकते हैं। n is number of moles and number of moles of solute is mass of solute upon molar mass. तो इस n की वैल्यू को पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? W नॉट RT अपॉन m नॉट V। जो न्यूमेरिकल्स है ऑस्मोटिक प्रेशर के वो इस फॉर्मूले से आपको करने हैं। आप देख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है।
मोल्स पे डिपेंड करता है, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो ये क्या हुआ, ये कॉलिगेटिव। हमने आपके 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट के अलावा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए थी। यहाँ एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता। अब हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स का एसोसिएशन या डिसोसिएशन जब होता है तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज पर क्या उसका इफेक्ट है। कंसंट्रेशन यूनिट सॉल्यूशंस की आपको निकालना आ गई। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो न्यूमेरिकल्स आपके ज़्यादातर इन चीज़ों में से आ जाते हैं। आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले थे इन पर बेस्ड या फिर आपके कंसंट्रेशन यूनिट्स। एक चीज़ और एक्सप्लेन करनी है मुझे यहाँ पर छोटी सी, दैट इज हेनरी लॉ। हेनरी क्या कहता है कि जब आप किसी लिक्विड के अंदर कोई गैस डिसॉल्व कराता है, बेसिकली डिसोल्यूशन नहीं होता है, गैस को लिक्विड एब्जॉर्ब करता है। तो अपन ये कहें कि किसी भी लिक्विड के अंदर गैस का जब हम एब्जॉर्प्शन कराते हैं, लिक्विड में गैस का एब्जॉर्प्शन जब कराएंगे तो एब्जॉर्ब गैस का जो अमाउंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। लिक्विड में गैस मिलाओगे तो जो गैस का अमाउंट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर डिपेंड। सीधी सी चीज़ है, आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के इंटरवल्स के अंदर उतनी इजीली इंसर्ट होंगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा रहेगी। डिसॉल्व्ड गैस का मास डिपेंड करता है अप्लाइड प्रेशर पर। ये सिंपल सी बात बताई थी हेनरी। या प्रोपोर्शनल टाइप कांस्टेंट लगाते हैं KHP, इसके फॉर्मूला है दूसरा फॉर्मूला। डिसॉल्व्ड गैस का मास मींस अमाउंट ऑफ गैस इन यूनिट वॉल्यूम दैट इज कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को अपन मोल फ्रैक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन x प्रोपोर्शनल टू p, x इक्वल्स टू k-p। ये k' जो है इसकी वैल्यू होती है 1/kh, वैल्यू पुट करेंगे देन x इक्वल्स टू 1/khp, देन p इक्वल्स टू kh(x). इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, हेनरी लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं, P इज अप्लाइड प्रेशर, KH इज हेनरी कांस्टेंट एंड X इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये आपका हेनरी लॉ हुआ सिंपल सा। किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व्ड गैस का मास अप्लाइड प्रेशर पे डिपेंड करता है, m प्रोपोर्शनल टू P। या मैंने डिसॉल्व्ड गैस के मास को मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिया, देन X प्रोपोर्शनल टू P, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अप्लाइड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर k' लिया, दूसरा कांस्टेंट है जो किसके बराबर होता है 1/kh के फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो न्यूमेरिकल्स की। दूसरा हेनरी और क्या चीज़ कहता है सुनिए। दूसरा हेनरी ये कहता है कि डिसॉल्व्ड गैस का जो मास है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डिसॉल्व्ड गैस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। लिक्विड के अंदर डिसॉल्व्ड गैस का मास अप्लाइड प्रेशर पर डिपेंड करता है, लेकिन लिक्विड के अंदर डिसॉल्व्ड गैस का वॉल्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर रहता है। तो समझ सकते हैं पर कैसे। PV equals to nRT, then V equals to nRT upon P. N is number of moles, mass upon molar mass, then V equals to mRT upon कैपिटल N P। और इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, then V equals to m upon P। ये m उठा लिया, ये p उठा लिया मैंने, and RT upon m। m upon P हेनरी कांस्टेंट है, m equals to KHP, then KH equals to m upon P। तो ये तो हेनरी कांस्टेंट है KH। R गैस कांस्टेंट है, घटना कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है और किसी भी गैस का मोलर मास भी क्या है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है।
डिजॉल्व्ड गैस का मास अप्लाइड प्रेशर पर डिपेंड करता है, लेकिन किसी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व्ड गैस का वॉल्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर रहता है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। कारण क्या है? कारण ये है कि लिक्विड के अंदर जब आप गैस डिजॉल्व करते हैं तो गैस लिक्विड के इंटरस्टिशियल्स में सेट हो जाती है, तो डिजॉल्व्ड गैस का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर ही रहता है, इसलिए वो प्रेशर पर आपका डिपेंड नहीं करता। हेनरी लॉ के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि हेनरी लॉ अप्लाई करने के लिए टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस में हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर ऐसा है कि गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर लेती है या गैस सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, उस कंडीशन में भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस की बात करें तो जो आपकी कोल्ड ड्रिंक बोतल्स हैं उनको हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। हाई प्रेशर पे सील करते हैं जिससे उसमें CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहे, और CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी तो उसमें जो आपका जो टेस्ट आता है कोल्ड ड्रिंक का वो मेंटेन रहता है। तो कोल्ड ड्रिंक बोतल्स को हाई प्रेशर पे सील करने के पीछे वजह क्या है? वजह है गैस की सॉल्युबिलिटी को ज़्यादा रखना। आपके वाटर है उसको पीने से पहले बॉईल कर देते हैं साफ करने के लिए। जब भी आप किसी लिक्विड को बॉईल करेंगे तो बॉईल करने पर उसमें जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है वो सबकी सब बाहर निकल जाती है। तो वाटर को बॉईल करने के पीछे वजह क्या है? वजह सिंपल सी है, वाटर को बॉईल करेंगे तो उसमें से सारी जो बैड ऑर्डर वाली गैसेस हैं वो सभी बाहर निकल जाएंगी। स्कूबा डाइवर्स जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो अपने तो रेस्पिरेशन के लिए किट ले जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन को हीलियम से डाइल्यूट करके ले जाते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि समुद्री गोताखोर बहुत गहरे पानी के अंदर जाने वाला है, और जब वो इतने गहरे पानी के अंदर तैर रहा होगा इस जगह पर तो इतने पानी का प्रेशर रहेगा उसके ऊपर, और इतने पानी का प्रेशर रहेगा तो डेफिनेटली उसके ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। अगर ये प्योर ऑक्सीजन ही ले गया तो वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसकी ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी, और जब ये अपना काम करके वापस ऊपर आएगा तो उस ऑक्सीजन के इसके ब्लड के अंदर बबल्स बन जाएंगे। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हीलियम से डाइल्यूट करके ले जाते हैं, और ऑक्सीजन को जब हीलियम से डाइल्यूट कर लेते हैं तो डाइल्यूशन के बाद चांसेस नहीं रहते कि जब ये ऊपर आएगा तो इसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गैस के बबल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ एक आपके एप्लीकेशंस हैं हेनरी लॉ। इसके आगे के टॉपिक्स अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।